Hello, students. Welcome to Study IQ IS. Myself, Utkarsh Singh, and again, I welcome you all to the lecture number 30 of the Anthropology Demystified series. ये सीरीज अभी थोड़े समय पहले हमने शुरू की थी 9-10 मिनट के अंदर में इंपॉर्टेंट आइडियाज की थीम कंसेप्ट को कुछ थ्योरीज को भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 30, इट इज गोइंग टू बी बेसिकली अबाउट कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन का हमारा क्या मतलब है? कल्चर को आप यूनिट 2.1 के अंदर में पढ़ते हो, ठीक है ना। और सिविलाइजेशन की बात कहां पर आती है? एक सिविलाइजेशनल स्कूल है पूरा आपकी थ्योरी के अंदर में। लेकिन अगर आप यूनिट 2.1 को देखते हो सिलेबस में, तो देयर इज अ पॉइंट, कल्चर और सिविलाइजेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफर बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, Herskovit has defined culture as the man-made part of the environment. The functionalists, like Malinowski and all the others, they have defined culture as an instrumental reality. They say कि culture is an apparatus which can be utilized or used for satisfaction or gratification of the human needs. Humans की कई सारी needs हैं और इन need को satisfy करने के लिए जो आयाम, जो माध्यम यूज होता है वो आपका कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति होती है। Now Tyler has given probably one of the most पॉपुलर डेफिनेशन, है ना। ऐसा नहीं कोई करेक्ट है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बेस्ट डेफिनेशन की बात नहीं है। बट टाइलर की डेफिनेशन की खासियत ये है कि इवन आप अदर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जाते हो, सोशल साइंस में जाते हो, इवन सोशियोलॉजी में भी आप जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द वर्क और जो लेजेंडरी बुक्स हैं उनके अंदर में टाइलर की ही डेफिनेशन को वहां पर साइट किया गया है, टाइलर की ही डेफिनेशन को वहां पर यूज किया गया। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ हिज वर्क और द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज वर्क। तो ऐसा नहीं कि उनकी डेफिनेशन के अंदर में कुछ बहुत अनोखी चीज है, सिंपल डेफिनेशन है, बट इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू डिफाइन द कल्चर। अदरवाइज कल्चर को क्या कहते हैं? वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, या फिर हमारी लाइफ के जो अलग अलग पार्ट हैं वो कल्चर आपका बना रहे होते हैं। बट टाइलर ने कहा कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है विच बेसिकली इंक्लूड अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मोरल, लॉ, आर्ट, है, एंड एनी अदर हैबिट, कोई भी और हैबिट हो जो कि एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ह्यूमन एक्वायर कर सकता है। तो ये डेफिनेशन दी। तो इन्होंने सिर्फ 5-6 चीजों की बात की, लेकिन एनी अदर एबिलिटी की भी वहां पर बात की है ना। कोई भी और हैबिट की वहां पर उन्होंने बात की हुई है, कोई भी और कैपेबिलिटी, कोई भी और हैबिट को वहां पर उन्होंने लिखा है। तो इसके अंदर में आपका म्यूजिक भी आ जाता है, आपका डांस भी आ जाता है, पेंटिंग जो है, ये सारी चीज आपके कल्चर के अंदर में आ जाती है, ठीक है ना। तो कल्चर आपको क्लियर होगा। नाउ सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन को बेसिकली आप कह सकते हो इट इज द एडवांस्ड और अ कॉम्प्लेक्स वर्जन और अ कॉम्प्लेक्स एडवांसमेंट ऑफ अ कल्चर। जब कल्चर आगे प्रोग्रेस करता है, उसके अंदर में कंटिन्यूअस एक एडवांसमेंट आती है, तो वो एक लेवल पर पहुंचता है। वो लेवल जो आपका है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इन डेफिनेशन और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप ये कह सकते हो कि जब हम बात कर रहे हैं कल्चर की, तो कल्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इन चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कस्टम से किया जा सकता है, जो आपके बिलीफ हैं उनसे किया जा सकता है, जो आपके डांस फॉर्म से अलग अलग तरीके के, जो म्यूजिक है ना, इस तरीके की चीजों से कल्चर आपका रिप्रेजेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। विराज जब आप सिविलाइजेशन की बात करते हो, तो सिविलाइजेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो गवर्नेंस आपको देखने को मिल रही होती है, इन सारी चीजों से आपको बेसिकली सिविलाइजेशन का पता चलता है, या फिर आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर। ना इस चीज के ऊपर कुछ स्कॉलर्स ने थोड़ा सा एक डेविएटिंग व्यू पॉइंट को भी लिया है। वो कहते हैं कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो वी इंक्लूड बोथ द मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो आपका मेटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर के साथ भी आ सकता है। बट अदर्स हु हैव क्लासिकली रिप्रेजेंटेड दिस आइडिया ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिफर्स इन देयर व्यू, वो इस तरीके से उसको डिफर करके बताते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन क्या और यहां पर डिफरेंसेस हो सकते हैं? दूसरा एक डिफरेंस यहां पर आप देख सकते हो कि जो कल्चर है ना, इसका एक प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होता है। सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रिसाइज मेजरमेंट आपकी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन इज पॉसिबल, वेयर एज यहां पर ये जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, सॉरी शॉर्ट में क्या प्रिसाइज मेजरमेंट, ये आपकी पॉसिबल मोस्ट केसेस में
नहीं होती है। मतलब क्या, जब आप सिविलाइजेशन की बात करो, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। कई सारी चीजें जो उसके अंदर में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रेड बात की आप बात करते हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हो, तो सिविलाइजेशनल जो एस्पेक्ट है दे कैन बी मेजर्ड और दे कैन बी क्वांटिफाइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ नॉट ऑल। बट कल्चर के अंदर में जो चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक की आप बात करो, सोनू निगम का भी म्यूजिक है, मोहम्मद रफी साहब का भी म्यूजिक है, म्यूजिक तो म्यूजिक है। अब इसको आप क्वांटिफाई कैसे करोगे कि इसका म्यूजिक कितना, किस डिग्री का आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। हाँ, आप ये कह सकते हो कि क्वालिटेटिवली ये वॉइस मुझे अच्छी लग रही है, ये इनकी जो हरकतें हैं वो मुझे अच्छी लगी। म्यूजिक के अंदर में हम हरकत की बात करें, ये सरगम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट उसका कोई प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो सकता है कि मुझे कितनी अच्छी लग रही है, उसकी कोई डिग्री है, कोई वैल्यू, किलोग्राम, किलोमीटर या फिर जीबी, टीबी, एमबी के केस में। ऑलराइट, तो प्रिसाइज मेजरमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस केस। थर्ड आपका यहां पर क्या है कि कल्चर जो है आपका ये ग्रो करता है, ये चेंज करता है, पर ये जो चेंज है ना, ये स्लो आपके होते हैं। कल्चर के अंदर में जो चेंज होते हैं ये स्लो होते हैं। यहां पर जो आपके चेंज हैं वो काफी रैपिड डिग्री के आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर चेंज या एक पर्टिकुलर एडवांसमेंट जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशनल स्टेज आई है, वो ट्रिगर कर सकते हैं मोर रैपिड चेंजेस को। तो आप देखोगे कि हमारे पूरे के पूरे, जब आप आर्कियोलॉजी को पढ़ते हो तो वी कॉल पेलोलिथिक कल्चर, है ना, वी कॉल पेलोलिथिक कल्चर, वी कॉल नियोलिथिक कल्चर, वी नेवर कॉल पेलोलिथिक सिविलाइजेशन और नियोलिथिक सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशनल स्टेज है, जो एडवांसमेंट की स्टेज है, वो कब आई? वो आपकी मेटल एजेस में, मोर प्रोफाउजली जो ब्रॉन्ज एजेस आपकी हैं, ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशन है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या आयरन एज के समय में आपको सिविलाइजेशन जो स्टेज है वो आते हुए दुनिया के अलग अलग कोने में देखने को मिल रही है। और ये चीजें कब हुई? ये लगभग 2000-3000 साल के बीच में हुई, है ना। 2000-3000 साल मतलब 2000-3000 ईयर बिफोर प्रेजेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया, जो इंडस वैली का मैच्योर फेज है आपको 2600-2700 बीसी के आसपास में देखने को मिलता है। तो आज से अगर हम काउंट करें तो ये सारा जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है ये 5000 साल में हुआ। 5000 साल से पहले भारत के अंदर में आपको कोई बहुत बड़ी सिटीज स्टैब्लिश या जो टाउन प्लानिंग आपने देखी है, ग्रेट बात आप देख रहे हो, जो सिटाडेल्स को आप देख रहे हो, जो ग्रेनरीज इस तरीके की आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें एक साथ कहीं पे आपको नहीं दिखाई देती, है ना। हाँ, इनके प्रिकर्सर कुछ हद तक कुछ ऐसी साइट पे जो कैलकुलेट थी वहां पर मौजूद थे, प्रिकर्सर, बट नॉट दी सेम एडवांस स्टेज, नॉट दी सेम एडवांस स्टेज। सो आप देखोगे कि कैसे ये एक ट्रिगर पॉइंट 5000 साल पहले हुआ और उस 5000 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। इंडस वैली से आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, एआई का जमाना आ चुका है। तो इस 5000 साल के समय के अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस आए, कितना रैपिड डेवलपमेंट आपको आते हुए देखने को मिला जैसे ही सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। जबकि कल्चर की आप बात करें तो पेलोलिथिक कल्चर आज के समय में वी बिलीव द लोअर पेलोलिथिक कल्चर टू हैव स्टार्टेड अराउंड 3.3 मिलियन ईयर अगो, 33 लाख साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है ना। और जो इसका आखिरी हिस्सा है जो नियोलिथिक पीरियड है वो कब स्टार्ट हो रहा है? लगभग माना जाता है कि जब आपका होलोसीन का इपॉक आया 11700 साल पहले। ये एक एवरेज ड्यूरेशन मानी जाती है। दुनिया के अलग अलग कोनों में डेट्स अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि लगभग 32 लाख ईयर्स प्लस का टाइम फ्रेम कल्चर धीमे 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 प्रोग्रेस कर रहा है, स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। यहां पर वो चेंजेस काफी रैपिड रहे, ठीक है ना। दूसरी यहां पर क्या बात है कि आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती है। ट्रांसमिशन एजेंसी की इस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट है, इसकी ट्रांसमिशन की जो एजेंसी है, कोई मीडिएटिंग एजेंसी जो है, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर आपको ट्रांसमिशन एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। कल्चर या कल्चर का कोई पार्ट जो है वो आगे भी बढ़ेगा जब उसको आगे बढ़ाने वाला कोई है। और इस चीज को बहुत अच्छे से डील किया गया है कल्चर के सुपर ऑर्गेनिक व्यू के अंदर में, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि कल्चर का एक ऑर्गेनिक नेचर है, बट कल्चर का एक सुपर ऑर्गेनिक नेचर भी है। जो लोग ऑर्गेनिक नेचर की बात करते हैं वो अक्सर इस चीज को कहते हैं कि कल्चर का डेवलपमेंट या ओरिजिन कंसर्न्ड है ह्यूमंस के साथ। ह्यूमंस हैव डेवलप्ड द कल्चर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द वेरी कल्चर इज पॉसिबल ड्यू टू द ह्यूमन एजेंसी। सो विदाउट द ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो कल्चर आपका आगे नहीं जाएगा। प्लस लिटरेचर का माध्यम चाहिए, ठीक है, चलो ह्यूमंस नहीं है, थोड़े समय के लिए वो पॉपुलेशन वहां पर नहीं है, कल्चर का कुछ एस्पेक्ट या वो पॉपुलेशन ही खो गई आपकी, कहीं चली गई, कोई
एपोकलिप्स आ गया, कोई ऐसी घटना हो गई, लेकिन लिटरेरी रिकॉर्ड्स, पेंटिंग्स या कोई माध्यम आपका होगा, उस माध्यम के साथ ये चीजें आपकी कल्चर की आगे बढ़ेंगी। वो माध्यम भी नहीं है तो चीजें आपके आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हमें नहीं पता कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले या आज से 10 लाख साल पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे, जो आर्केइक सेपियन हुआ करते थे, वो किस प्रकार की प्रैक्टिसेस को करते थे, उनके एग्जैक्टली क्या बिलीफ है ना। इसलिए मशक्कत करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज दैट इज द एरिया और एरिना ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम। इसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट सोर्सेस नहीं होते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन की जब आप बात करते हो, कोई ट्रांसमिशन एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट बात को अगर आप कहोगे, या एक फॉर्म का एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डेवलपमेंट अगर हुआ है, ठीक है, तो आगे के जो सी कंटिन्यूएशन है, उसके लिए आपको किसी अलग एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन इफ सेटलमेंट हैज बीन ड्रॉन, अब वहां पर किसी पेंडेमिक की वजह से लोग वहां पर नहीं बसते हैं, लेकिन वो सेटलमेंट, वो वेल, कुएं वगैरह जो है, जो भी आकर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, वो चीज वहां मौजूद रहेगी। थोड़े समय बाद कुछ और पॉपुलेशन किसी और रीजन से माइग्रेट करके आएगी तो उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इस चेंज को आगे लेकर के जाओ, ट्रांसमिट करके ले जाओ, ठीक है ना। दैट इज नॉट केस विद द म्यूजिक एंड पोएट्री। कोई एक जगह की म्यूजिक थी, वो म्यूजिक लोगों ने बनाया था, कोई एक ठुमरी बनाई थी, कोई एक कवाली बनाई थी, अब वो लोग नहीं रहे तो वो स्टाइल भी हो सकता है ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लोग चले गए, उनका कोई और माइग्रेट करके उनके गांव में आया तो उसको उनकी म्यूजिक पता हो कि वो क्या म्यूजिक प्ले करते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, कैसे करते थे। तो दैट इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। पांचवा जो डिफरेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंप्रूवमेंट। कल्चर कैन नॉट बी improved qualitatively by any random person, जबकि यहां पर it can be। मतलब क्या है? कालिदास साहब ने या विलियम शेक्सपियर, इन्होंने कोई पोएट्री लिखी, इन्होंने कोई लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस किया, या कोई भी किसी तरीके की एक कल्चरल आइडिया को आप देखते हो, कल्चरल एलिमेंट को आप देखते हो, जरूरी नहीं है कि इसको कोई भी वहां पर क्या कर पाए, इसको वहां पर इंप्रूव कर पाए, इसको कॉन्स्टेंटली वहां पर इंप्रूव कर पाए, है ना। तो अपने वर्जन को सब कर लेंगे, लेकिन वो जो क्वालिटी वहां पर प्रोड्यूस हो चुकी है, उस लेवल को क्रॉस करना हर किसी की बात की नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं कालिदास की पोएट्री को उठ के, कालिदास साहब जो लिटरेचर है, या फिर तुलसीदास साहब का जो लिटरेचर है, या किसी और का भी कोई लिटरेचर जो एक महान कलाकार रहा है, उसके वर्क को मैं इंप्रूव कर दूं। कोई भी रैंडम पर्सन चलता है, रागीर, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो सिविलाइजेशन एस्पेक्ट है, उसके अंदर में जो इंप्रूवमेंट है, एक लेमन जो है, एक रैंडम इंसान जो है, वो भी कुछ उसमें एडिशंस को कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर period, which is accessible as form of knowledge to all the members of that community, to all the members of that community। दूसरा क्या है, कल्चर को जब आप बोरो करते हो ना, जब आप बोरो करते हो, कल्चर को बोरो किया जा सकता है। यानी कि आप मेरे कल्चर की कुछ प्रैक्टिस लीजिए, मैं आपके कल्चर की लूंगा, तो ये यहां पर क्या होगा, बोरोइंग लॉस आपको देखने को मिलता है, और यहां पर नो बोरोइंग लॉस आपको देखने को मिलता है। यानी कि कल्चर की कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैंने बोरो की किसी दूसरे कल्चर के एलिमेंट को, तो ये बोरो जो हुआ है, ये लेन देन जो हुई है, इसमें कुछ कल्चर के जो एलिमेंट है वो लॉस्ट हो सकते हैं, दे कैन बी लॉस्ट, वो वहां पर लॉस हो जाएंगे, उनका लॉस होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या, सिविलाइजेशन के अंदर में अभी भी आप किसी चीज को लेते हो, फॉर एग्जाम्पल पंखे किसी ने बनाए, पंखा किसी ने बना दिया, या स्टीम इंजन किसी ने बना, आपने वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक, वो मेथड, उसको आपने बोरो किया, तो वहां पर कोई भी लॉस आपको देखने को नहीं मिल रहा होता है, वो लॉस आपको नहीं देखने को मिलता है। कल्चर के अंदर में लॉस इसलिए होता है कि बिकॉज कल्चर काफी बार आप देखोगे इकोलॉजिकली सेंसिटिव या जियोग्राफिकली सेंसिटिव आपको देखने को मिलता है, रीजनल सेंसिटिविटी वहां पर देखने को मिलती है, उस इलाके के हिसाब से वो बना होता है। तो आप उसको नई जगह पे लाओगे तो वहां पर लोग अपने हिसाब से उसके अंदर में मॉडिफिकेशन को लाएंगे, कुछ चीजों को रिटेन करेंगे, कुछ चीजों को मॉडिफाई करेंगे, वो चीज आपको देखने को मिलती है, जिससे वो एक ब्लेंड के फॉर्म में आता है। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आई होप एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। सिंपल टर्म्स में कट टू कट हमने यहाँ पर 5.6 पॉइंट के अंदर में डिफरेंसेस को स्टैब्लिश किया हुआ है। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे मेरी आईडी पर रीच आउट कर सकते हो। अच्छा हाँ, आप में से वो लोग जो कि एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप आने वाली यूपीएससी एग्जामिनेशन में एंथ्रोलॉजी ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें तो कोई और राय नहीं है। सक्सेस रेट, टॉपर्स का नंबर,